27 दिसंबर 1999 अफगानिस्तान का कंधार, रेगिस्तान के बीच बसा एक ऐसा इलाका जहां उस वक्त सिर्फ तालिबान का कानून चलता था। चारों तरफ धूल, बंदूकें और डर। दोपहर के करीब 3 बजे एक छोटा सा इंडियन गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट कंधार एयरपोर्ट पर उतरता है। रनवे के चारों तरफ तालिबान के लड़के खड़े थे, हाथों में AK-47, मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन, और उन सब के बीच एक प्लेन भी खड़ा था, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-8141। उस प्लेन के अंदर 170 से ज्यादा लोग पिछले कई दिनों से बंद थे, थके हुए, डरे हुए, टूट चुके लोग। एयरक्राफ्ट का दरवाजा खुलता है, कुछ इंडियन अधिकारी नीचे उतरते हैं। उनमें एक आदमी बिल्कुल शांत, चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। नाम अजीत डोभाल। उस वक्त वो इंडिया के सबसे अनुभवी इंटेलिजेंस अधिकारियों में से एक थे, लेकिन उस दिन उनके हाथ में ना कोई हथियार था, ना कोई सेना। सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, उन लोगों को जिंदा वापस लेकर जाना। लेकिन उस मिशन की कीमत क्या होगी, ये उस वक्त कोई नहीं जानता था। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। 24 दिसंबर 1999 क्रिसमस ईव। नेपाल का काठमांडू एयरपोर्ट लोगों से भरा हुआ था। कोई छुट्टियां मनाकर लौट रहा था, कोई अपने परिवार के पास जा रहा था, कुछ विदेशी टूरिस्ट थे, कुछ बिजनेसमैन, कुछ बच्चे। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 दिल्ली जाने के लिए तैयार थी। शाम करीब 5:30 बजे फ्लाइट ने उड़ान भरी। शुरुआत के 30 मिनट बिल्कुल सामान्य थे। एयर होस्टेस खाना सर्व कर रही थीं, लोग मैगजीन पढ़ रहे थे, कुछ लोग सो चुके थे। लेकिन फिर अचानक 5 आदमी अपनी सीटों से उठे। उनके चेहरे ढके हुए थे, हाथों में चाकू और ग्रेनेड। एक ने जोर से चिल्लाया, कोई अपनी सीट से नहीं उठेगा, ये प्लेन अब हमारे कंट्रोल में है। और उसी पल पूरा कैबिन डर से जम गया। बच्चों की रोने की आवाजें, लोगों की कांपती हुई सांसें और बीच में खड़े वो 5 आदमी जिनकी आंखों में कोई डर नहीं था। हाईजैकर सीधे कॉकपिट की तरफ बढ़े। पायलट को धमकी दी गई, प्लेन का रूट बदलो अभी। उसी दौरान एक आदमी खड़ा हुआ, नाम था रूपिन कटियाल। अभी कुछ दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून से लौट रहे थे। उन्होंने हाईजैकर को रोकने की कोशिश की। एक पल के लिए लगा शायद कुछ बदल जाएगा, लेकिन अगले ही सेकंड हाईजैकर ने चाकू उनके शरीर में घोंप दिया। केबिन में चीख गूंज उठी। उनकी पत्नी वहीं रोती रह गई और बाकी सभी पैसेंजर्स समझ चुके थे कि अब ये सफर दिल्ली नहीं पहुंचेगा। पायलट ने दिल्ली को मैसेज भेजा, मेडे मेडे, फ्लाइट IC-814 हाईजैक हो चुकी है। कुछ देर बाद प्लेन अमृतसर में उतरा। और यही वो पल था जहां शायद पूरी कहानी बदल सकती थी। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार थीं, कमांडो अलर्ट पर थे। रनवे ब्लॉक किया जा सकता था, प्लेन को वहीं रोका जा सकता था, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। दिल्ली से आदेश आने में देर होती रही। प्लेन लगभग 40 मिनट तक रनवे पर खड़ा रहा। इतना वक्त शायद काफी था, लेकिन फिर हाईजैकर्स और शक हो गया। उन्होंने पायलट को चिल्लाकर कहा, उड़ाओ इसे अभी। और देखते ही देखते IC-814 फिर हवा में था। भारत के हाथ से वो मौका निकल चुका था, और शायद हमेशा के लिए। प्लेन लाहौर पहुंचा। पहले पाकिस्तान ने लैंडिंग की इजाजत देने से मना कर दिया। रनवे की लाइट्स तक बंद कर दी गई। कुछ मिनटों तक ऐसा लगा प्लेन शायद क्रैश हो जाएगा, लेकिन आखिरी पल में लैंडिंग की इजाजत मिली। फ्यूल दिया गया और फिर प्लेन वहां से भी उड़ गया। दुबई, मस्कट, हर जगह प्लेन उतरा, लेकिन किसी ने इस संकट को खत्म करने की कोशिश नहीं की। आखिरकार 27 दिसंबर 1999 प्लेन कंधार पहुंच गया, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में। अब ये सिर्फ हाईजैक नहीं था, अब ये इंटरनेशनल क्राइसिस बन चुका था। 4 दिन बीत चुके थे। प्लेन के अंदर बैठे लोग अब बदल चुके थे। पहले दिन सब रो रहे थे, दूसरे दिन लोग दुआ कर रहे थे, तीसरे दिन एक अजीब सी खामोशी फैल गई। ऐसी खामोशी जो तब आती है जब इंसान डरते डरते थक जाता है। कोई किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था। कुछ लोग सीट पर आंखें बंद करके बैठे रहते, कुछ बस खिड़की के बाहर देखते रहते। हर कुछ घंटों में हाईजैकर्स धमकी देते, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सबको मार देंगे। कभी थोड़ा खाना दिया जाता, कभी थोड़ा पानी, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज खत्म हो रही थी वो थी उम्मीद। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट रूम बना हुआ था। हर अधिकारी एक ही सवाल से जूझ रहा था, अब क्या करें? कमांडो भेजूं? अगर ऑपरेशन फेल हुआ तो सैकड़ों लोग मर सकते थे। कुछ मत करो
तो हाईजैकर्स और खतरनाक हो जाएंगे। हर रास्ता बंद लग रहा था और इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी अपने ऑफिस में बैठे थे। उनके सामने एक लिस्ट रखी थी, प्लेन में बैठे सभी लोगों की लिस्ट। 176 नाम, 176 परिवार। बाहर मीडिया चिल्ला रहा था, परिवार रो रहे थे। हर चैनल पर सिर्फ एक खबर थी, IC-814। लेकिन उस कमरे के अंदर सिर्फ खामोशी थी, क्योंकि फैसला आसान नहीं था। एक तरफ देश की इज्जत थी, दूसरी तरफ निर्दोष लोगों की जान, और दोनों को एक साथ बचाना शायद अब मुमकिन नहीं था। कंधार में अजीत डोभाल ने नेगोशिएशन शुरू की। हाईजैकर्स की मांगे बहुत बड़ी थीं, करोड़ों डॉलर और कई आतंकियों की रिहाई। लेकिन एक नाम बार बार सामने आ रहा था, मसूद अजहर, एक खतरनाक आतंकी जिसे इंडिया सालों पहले पकड़ चुका था। डोभाल हर बातचीत बहुत शांत तरीके से करते। वो जानते थे कि यहां गुस्सा नहीं, दिमाग काम आएगा। वो हर मांग को धीरे धीरे कम करवाने की कोशिश करते। कभी घंटों बात करते, कभी सिर्फ समय खींचते, क्योंकि उन्हें पता था जब तक बातचीत चल रही है तब तक प्लेन के अंदर बैठे लोग जिंदा हैं। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ दिल्ली पर दबाव बढ़ता जा रहा था। परिवार सड़क पर उतर चुके थे। लोग सरकार से अपने अपनों को वापस लाने की मांग कर रहे थे और हाईजैकर्स ये सब देख रहे थे। उन्हें पता था इंडिया टूट रहा है। 31 दिसंबर 1999, नए साल से ठीक पहले, हाईजैकर्स ने आखिरी चेतावनी दी, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो लोग मारे जाएंगे। उस रात दिल्ली में कैबिनेट की बैठक हुई। कमरे में भारी खामोशी थी। सामने 3 नाम रखे गए, मसूद अजहर, उमर शेख, मुश्ताक जरगर। सब जानते थे अगर इन्हें छोड़ा गया तो आने वाले सालों में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन अगर नहीं छोड़ा गया तो शायद वो 176 लोग कभी घर नहीं लौटेंगे। बहुत देर तक कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। फिर आखिरकार फैसला लिया गया, भारत अपने लोगों को वापस लाएगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। 1 जनवरी 2000, तीनों आतंकियों को कंधार लाया गया और बदले में IC-814 के यात्रियों को आजाद कर दिया गया। 7 दिनों बाद जब प्लेन का दरवाजा खुला तो लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। कुछ रो रहे थे, कुछ जमीन को छू रहे थे, कुछ इतने टूट चुके थे कि उनके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था। अजीत डोभाल ने उन लोगों को देखा और उनसे कहा, अब आप सुरक्षित हैं, भारत आपको घर लेकर जाएगा। लेकिन किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि 7 दिनों का डर इंसान की आवाज तक छीन लेता है। लेकिन इस कहानी का अंत वही नहीं हुआ। मसूद अजहर, जिसे उस दिन छोड़ा गया था, कुछ महीनों बाद जैश-ए-मोहम्मद नाम का आतंकी संगठन बनाता है और आने वाले सालों में इंडियन पार्लियामेंट अटैक, पठानकोट, पुलवामा, कई हमलों में उसी नाम की गूंज सुनाई देती है। एक फैसला जिसने 176 लोगों की जान बचाई, लेकिन जिसकी कीमत भारत ने कई सालों तक चुकाई। आज भी जब IC-814 की कहानी याद की जाती है तो लोग सिर्फ एक हाईजैकिंग को याद नहीं करते। लोग याद करते हैं वो 7 दिन जब एक पूरा देश डर, गुस्से और बेबसी के बीच खड़ा था। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। कभी कभी जंग बंदूक से नहीं जीती जाती, कभी कभी सबसे बड़ी जीत सिर्फ इतनी होती है कि लोग जिंदा घर लौट आए। जय हिंद।